Hello, dear friends. Uh, this is a lecture on Ted Hughes. Ted Hughes was a poet laureate, and in the second half of the 20th century, uh, he was a post World War poet. Now, let us talk about some of the important poems, which he has written. I have given this answer actually in the very beginning about the use of violence, identity, energy, pain, these things, in the poems of Ted Hughes. Now, if we look at some of the major poems, सबको ये मालूम होना चाहिए कि टेड ह्यूज जो हैं वो जाने जाते हैं वायलेंस की पोएम्स के ऊपर। अब एक बार आपके मन में आएगा कि वायलेंस की पोएम्स, थोड़ा सा यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो व्हाई वायलेंस। लेकिन आप अगर एक इफ यू लुक फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एंगल देन यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, आपको वायलेंस को समझाने के लिए मेरे पास एक टेक्निक है कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब कभी भी हम कोई भी भगवान की तस्वीर देखते हैं तो आपने नोटिस किया उनमें हथियार होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंसान की लाइफ में इवन रिलीजन जो है वो भी वायलेंस से रिलेटेड है। तो वायलेंस का एक नजरिया है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको आप बदल सकते हो इनकी पोएम्स को पढ़कर। अच्छा, एक बात बताइए, किचन में खाना बिना चाकू के बन सकता है क्या? सोच के देखो। क्या चक्की में आटा पीसेंगे तो वो एक वायलेंस नहीं है उस अनाज के ऊपर? फिर सोचिए, अगर हम जमीन पे हल नहीं चलाएं या कि सब्जी को नहीं काटें या कि हर तरीके से अगर हम देखें तो बिना वायलेंस के एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। लेकिन हम बिना सोचे समझे वायलेंस को हमेशा नेगेटिव ठहराते हैं। देखिए, जब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो वायलेंस का मतलब कि उसके अधिकार को मार के मैं अपने अधिकार की बात करूं, उस तरह की ही वायलेंस केवल वायलेंस नहीं है। अ, माँ के पेट से जब बच्चा बाहर निकलता है तो एक बहुत पेनफुल प्रक्रिया है वो। इसका मतलब है कि टू मेक अस अवेयर ऑफ वायलेंस फ्रॉम डिफरेंट सेंसेस, एंड द second part of nature, or say the essential part of existence, is violence. एंड आपने अब तक देखा होगा कि हम ठीक है आइडियलिस्टिक बातें बहुत करते हैं, लेकिन इस दुनिया का एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है, उसको उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक स्पीशीज ने या एक प्रजाति ने अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को फैलाने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल किया है। और ये चलता रहा है, हमेशा से चलता रहा है। और मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट याद आ रहे हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी थे। उन्होंने टैम्बरलेन नाम का एक प्ले लिखा था जिसमें उन्होंने ये समझाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर को क्रिएट करते वक्त स्टेज पर उसके मुंह से एक डायलॉग निकलवाया कि हमारी बॉडी के अंदर ही चार ह्यूमर्स होते हैं, चार एलिमेंट्स होते हैं। क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर फोर एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी। तो वो चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, तब जाके हमारा एग्जिस्टेंस बनता है। तो इससे पहले कि मैं कोई भी पोएम टच करूं, क्योंकि पोएम जो है वो एक पीस ऑफ आर्ट है, कि आर्टिस्टिकली राइटर ने कुछ ठीक है कुछ शब्दों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है और एक पर्टिकुलर थीम में उनको पिरो दिया है। लेकिन वो ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बट जो वास्ट एरिया है, जो वाइडर कॉन्सेप्ट है वायलेंस का, उसे हमें हर तरीके से समझना है। कि अगर हम अथॉरिटी चाहते हैं जिंदगी में, अगर हम अथॉरिटी समझ रहे हैं ना आप, अथॉरिटी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कोई परिवार में बुजुर्ग है और वो पूरा परिवार जॉइंट फैमिली में रखना चाहता है, उसे कई बार वायलेंस का यूज करना पड़ेगा। बच्चों को सुधारना है, वायलेंस का यूज करना पड़ेगा। तो वायलेंस इज नॉट ऑलवेज दैट मच डिस्ट्रक्टिव। वायलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर सस्टेनेंस, फॉर सर्वाइवल। और ये जो राइटर है वो डार्विन की कॉन्सेप्ट, डार्विन की एक बुक छपी थी 1859 में जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके बाद में एक पूरा कॉन्सेप्ट था एग्जिस्टेंस का, सर्वाइवल का, जो बदल गया, लोगों को कुछ समझ में आने लगा कि
जो डिटर्मिनिज्म है नेचर में कि हम कौन कौन जिंदा रहेगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो ताकतवर है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है, अब ये पोएम है, जैसे ये उसी टॉपिक पर आधारित है। पाइक एक थोड़ी सी वायलेंट टाइप की मछली होती है। आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को सिर्फ पढ़ना है, तो मैं आपको फास्ट इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि इस पोएम में क्या है। राइटर कह रहा है कि एक पाइक नाम की मछली होती है, 3 इंचेस लॉन्ग, बिल्कुल परफेक्ट पाइक इन ऑल पार्ट्स, ग्रीन टिगरिंग द गोल्ड किलर्स फ्रॉम द एग। मतलब एग से ही किलर होती है, इतनी मतलब थोड़ी सी ग्रीन कलर की होती है। मेलवोलेंट एजेड ग्रीन का मतलब होता है उसका बहुत सदियों से ही उसका ग्रीन का मतलब होता है हंसती है वो मछली, और मेलवोलेंट का मतलब है क्रूअल तरीके से। दे डांस ऑन द सरफेस अमंग द फ्लाइज। और एक पॉन्ड के ऊपर अगर आप देखो पॉन्ड के अंदर मछली को, तो आप देखोगे कि ये जो पाइक मछली हैं वो तैरती रहती हैं। डांस डांस करने का मतलब है उछलती कूदती रहती हैं, जैसे मक्खियाँ उछलती हैं। और मूव स्टन्ड बाय देयर ओन ग्रैंडियर, और वो अपने आप को बहुत ग्रैंड समझती हैं। ग्रैंडियर मतलब ग्रैंड। ओवर अ बेड ऑफ एमरल्ड सिल्यूट। सिल्यूट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है परछाई। उन्होंने, अब राइटर में समझा रहा है कि एक छोटा सा तालाब उन्होंने बनाया होगा, या समझ लीजिए एक्वेरियम, जिसमें ये मछलियां पाली होंगी। और सबमरीन डेलिकेसी एंड हॉरर, तो बहुत हॉरर के साथ में, सबमरीन का मतलब है पानी के अंदर रहने वाली डेलिकेट स्पीशीज है। 100 फीट लॉन्ग इन देयर वर्ल्ड। और एक 100 फीट का एक तालाब था जिसमें ये रहती थी। इन पॉन्ड्स अंडर द हीट स्ट्रक लिली पैड्स। लिली होता है पानी के अंदर जो पौधे उगते हैं, उनके जो पैड्स होते हैं, कहता है उनके अंदर वो गर्मी में बहुत पनपती है मछलियाँ उस अंधेरे में। अंधेरा मतलब पानी के नीचे। लॉक्ड ऑन लास्ट ईयर्स ब्लैक लीव्स। राइटर कह रहा है कि हमने वो मछलियाँ पाली थी और हमने पुराने पत्ते और इन सब चीज़ों को उसमें डाला था, वीड्स जिस पे मछलियाँ पलती हैं। कहता है वो हमेशा ऊपर देखती रहती थी और हंग इन एन एम्बर केवर्न ऑफ वीड्स। और केवर्न का मतलब होता है गुफा। एम्बर मतलब वो उस पानी के अंदर, उस गुफा के अंदर से हमेशा वीड्स की ओर झाँकती रहती थी। जॉज़ हुक्ड क्लैम्प एंड फैंग्स। उनके फैंग्स, उनके क्लैम्प, उनकी जो जॉज़ है, वो हमेशा एक-दूसरे में हुक करते रहते थे, मतलब कि वो साँस लेती रहती थी। लेकिन नॉट टू बी चेंज्ड एट दिस डेट, आज तक ये बदली नहीं है। अब इस लाइन का एक गहरा मतलब यहाँ पे क्या है कि राइटर कह रहा है कि कोई वायलेंट, अच्छा, वायलेंट जो स्पीशीज़ है या जीव हैं वो नेचर ने खुद पैदा किए हैं। इसका मतलब है कि वायलेंस को हमें अडॉप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अ लाइफ सबड्यूड टू इट्स इंस्ट्रूमेंट। कहता है ये जो मछलियाँ हैं, इनकी लाइफ जो है ये कंट्रोल में रहती है इनके इंस्ट्रूमेंट के। इंस्ट्रूमेंट मतलब इनके जॉज़ जिससे ये खाती हैं। द गिल्स नीडिंग क्वाइटली। गिल्स का मतलब गलफड़े हमेशा हिलते रहते हैं। नीडिंग का मतलब आटा गूँथना होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब निकलेगा कैसे वो साँस लेती तो हिलती रहते हैं शांति से। एंड पेक्टोरल्स, और इनके गलफड़ों के बगल की जो पेक्टोरल्स हैं वो भी हिलते रहते हैं। फिर वो एक पर्सनल बात बता रहा है कि हमने एक अ, ग्लास एक्वेरियम में पाली थी। वहाँ पे हमने जंगल वीड का उगाया था, 3 इंच की थी 4 मछलियाँ। और 4 एंड हाफ मतलब उनका साइज़ बता रहा है। फिर हमने उनको फ्राई नाम की छोटी मछली खिलाई, और अचानक हमने देखा कि वो 3 से 2 रह गई। इसका मतलब है अपनी ही स्पीशीज़ की मछलियों को एक मछली खा गई। फाइनली 1 और लास्ट में 1 रह गई। विद अ सैग बेली एंड ग्रीन इट वाज़ बोर्न विद। और उसकी जो बेली थी वो फूल गई, और वो बिल्कुल उसी ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है मछली का जो मुँह होता है, कभी देखिएगा ऐसा लगता है जैसे वो हँस रही है। तो कहता है कि वो बिल्कुल फिर नॉर्मल तैर रही थी। एंड इंडीड दे स्पेयर नोबडी। और वो किसी को बख्शती नहीं है, उनको किसी से कोई लेना-देना नहीं। 2 6 पाउंड्स ईच, ओवर 2 फीट लॉन्ग, हाई एंड ड्राई एंड डेड इन द विलो हेड। फिर उसके बाद में वो बहुत मोटी हो गई और अपने आप एक दिन मर गई। वन जैम्प्ड पास्ट इट्स गिल डाउन द अदर्स गलेट। समझा रहा है कि कैसे एक ने दूसरी को खा खा लिया। एंड आउटसाइड आई स्टेयर्ड, और फिर वो अब उसके मुँह में जब दूसरी मछली फँस गई तो उसकी आँख घूरती रह गई। और उस जो आँख थी वो बड़ा वाइस, मतलब नेगेटिविटी उसकी आँखों में झलक रही थी। आयरन यानी सख्त नज़र आ रही थी वो। दो इट्स फिल्म श्रैंक इन डेथ। हालाँकि उसकी आँख का जो सरफेस था, वो थोड़ा सिकुड़ गया था डेथ में, बस ये चेंज आया था। तो दीज़ लाइन्स आर नॉट एज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम इनको सिर्फ़ इसलिए समझ रहे हैं कि राइटर कितना क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करता है वायलेंस को। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। एंड देन फिर इसकी इन इन आइडियाज़ को आपको एक्सप्लेन करना है आउटर लेवल में। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप इसको भी इंग्लिश बना के लिखते हो, तो यू विल गेट मार्क्स। हालाँकि मैंने इसका क्रिटिकल कमेंट्री और समरी दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो है क्या।
फिर कह रहा है कि a pond I fished 50 yards across whose lilies and muscular tench had outlasted every visible stone of the monastery that planted them. वो ये भी वही बात बता रहा है कि कैसे एक मोनेस्ट्री यानी कि एक चर्च के पास एक जगह हमने एक पाउंड के अंदर ये मछलियां देखी थी, और वो उस पाउंड की जो लेंथ थी वो बड़ी लेजेंडरी थी। ये वाला स्टैंजा एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें राइटर ने अपने कंट्री को वायलेंस के लिए, कॉलोनियलिज्म के लिए, दुनिया में फैलकर दुनिया पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करने के लिए क्रिटिसाइज़ किया है। क्योंकि उसने कहा है कि ये जो तालाब था वो इतना गहरा था जितना कि इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, यू नो दैट दिस इज़ एन एक्सैजरेशन, हाइपरबोली। एक्सैजरेशन का मतलब होता है बहुत अतिशयोक्ति, बढ़ा-चढ़ा के कहा है कि भई तालाब की डेप्थ जो है वो इंग्लैंड जैसी थी। आपको पता है कि दोनों इनकम्पेरेबल चीज़ें हैं, लेकिन वो राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत सारी मछलियाँ उसमें रहती थीं, और किस तरह से रात को हम उधर जाने से डरते थे, बट साइलेंटली कास्ट एंड फिश्ड विद द हेयर फ्रोजन ऑन माय हेड। और अगर हम मछली पकड़ते और वहाँ पे बैठते तो मेरे जो बाल हैं वो जम जाते। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं, बस राइटर समझा रहा है कि कैसे मछलियाँ उसमें हिलती और दूर उल्लू बोलते जंगल के अंदर, और मेरे कानों के ऊपर वो आवाज़ें पड़ती। ऐसे करके राइटर ने एक पोएम लिखी है जिसका एक-एक वर्ड जानने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मीनिंग समझिए पूरी पोएम का, कि राइटर ने बताने की कोशिश की है, इसकी समरी मैंने दे दी, उसको आप पढ़िएगा, कि कैसे एक स्पीशीज़ अपनी ही स्पीशीज़ को बख्शती नहीं है। इसका मतलब है वायलेंस नेचुरल है, हमें इसको एग्ज़िस्ट करने के लिए समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई टिपिकल आंसर्स नहीं मिलते इनके क्वेश्चंस के, इनकी पोएम्स के। ये पोएट्री है, पोएट्री जो होती है वो आपको जो इंसान के टिपिकल, क्योंकि हम जब लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं तो हम कैसे स्टूडेंट होते हैं, हम सोचते हैं हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, जैसे कॉमर्स में है, साइंस में है। लेकिन लिटरेचर, जैसे मैं भी पहले एक साइंस स्टूडेंट था, आई वाज़ अ ग्रेजुएट ऑफ साइंस, बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बिल्कुल सही फील्ड में आ गया हूँ, क्योंकि लिटरेचर किसी चीज़ का क्लियर कट आंसर नहीं देता है बच्चों को। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि ये जो लाइफ है ये इतनी ज़्यादा आंसरेबल नहीं है। ये अनउत्तरित क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर्स हमें ढूँढने होंगे, और आंसर्स सारे के सारे प्रोविज़नल नेचर के होते हैं। तो वायलेंस जो है उसको दिखाने की कोशिश किया। एक और पोएम है आपके सिलेबस में, व्यू ऑफ अ पिग। इसमें राइटर ने दिखाया कि बच्चा था वो, और एक जगह एक बड़ा-सा पिग मर गया, और उसको किस तरह से उठा करके ले गए, उठाना भारी हो गया। वो लग नहीं रहा था कि वो मर गया है। अब देखो उसको थोड़ा फास्टली पढ़ता हूँ। एक पिग जो था, बैरो, बैरो का मतलब होता है वो गाड़ी जिसके ऊपर जानवरों को ले जाते हैं, मरा पड़ा था। इट वेट दे सेड एज़ मच एज़ 3 मैन, इतना 3 आदमियों जितना बोझ था। उसकी आँखें बंद थी, पिंक व्हाइट आईलैशेज़ थी उसकी। ट्रॉटर्स का मतलब है उसके जो पैर थे वो बिल्कुल अकड़ के बाहर आ गए थे, और इतना वेट था, इतना थिक पिंक कलर का वो वेट था, मांस था। सेट इन डेथ सीम्ड नॉट जस्ट डेट, इतना ज्यादा था कि पिंक था कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो मरा हुआ है। इट वॉज लेस देन लाइफलेस, फर्दर ऑफ। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट वॉज लेस देन लाइफलेस, थोड़ा सा जिंदगी विहीन लग रहा, मतलब अब डेथ को देखिए, आपको नहीं लगता कि डेथ भी एक वायलेंस है? और डेथ को हम बहुत नजदीक से देखते हैं जब हमारे घरों में डेथ होती है। हम जिससे सारी उम्र डरते रहते हैं उसको हम कितना कैजुअली लेते हैं जब कोई मर जाता है, फिर उसके बाद पूरे दाह संस्कार वगैरह करते हैं। तो राइटर बच्चा है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है कि डेथ भी हमारे आसपास मौजूद है। इट वाज लाइक अ सैक ऑफ व्हीट। फिर वो एक सिमिली का यूज करता है, लाइक मतलब सिमिली, एक चीज की तुलना जब दूसरी चीज से करते हैं तो उसको सिमिली बोलते हैं। ठीक है, एक गेहूं की बोरी से उसकी तुलना कर रहा है। फिर राइटर ने यहाँ पर लिखा है कि मैंने, ये लाइन बहुत बहुत फेमस भी है, कि मैंने, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, कभी देखना किसी मरी चीज को वो टच करता है, बिकॉज उसके लिए वो एक तरह का सरप्राइज है, वंडर है, कौतूहल है। लेकिन उसको रिमोर्स फील नहीं हो रहा है, यानी पश्चाताप फील नहीं हो रहा है। जबकि हमें सिखाया जाता है कि मरे हुए को ढक दो, पैर मत लगाओ, बेकदरी मत करो। लेकिन राइटर को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मॉरालिटी, इमोरालिटी, रिग्रेट, ये सारी चीजें हम क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। नेचुरल वर्ल्ड की और अगर हम ध्यान देंगे तो गेटिंग बर्थ इज एज नेचुरल एज, डाइंग। और
एक और अजीब बात आपको दिखाता हूँ कि राइटर ने ये वायलेंस इन एन इनडायरेक्ट मैनर दिखाने की कोशिश की है। इंसानों की वायलेंस ना दिखाकर नेचर की वायलेंस दिखाई है, और उस नेचर की वायलेंस से वो कहीं न कहीं लिंक कर रहा है कि इंसानों, तुम सुधर जाओ। या वो ये भी कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हें सिविलाइज्ड बनना है तो तुम्हें वायलेंस को छोड़ना होगा। वो ये भी कहना चाह रहा है। ओके, वन फील्स गिल्टी इंसल्टिंग द डेड, वॉकिंग ऑन ग्रेव्स। ये लाइन्स एग्जाम में आपको रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के लिए आ सकती है कि आपको मालूम है कि वो क्रिश्चियन हैं, उनको सिखाया जाता है कि भई मान लीजिए वो पैदल-पैदल कहीं जा रहे हैं, बीच में कोई कब्रिस्तान आया या बच्चे मान लो अंदर घुस गए और वो कोई कब्र पे ना चढ़े, उनको सिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आदमी की कब्र है। वो बुरा-सा माना जाता है। सिखाया जाता है कि दिस इज़ इर्रिलीजियस, बट दिस पिग डिड नॉट सीम एबल टू एक्यूज़। लेकिन वो राइटर कह रहा है मैं इसको छेड़ रहा हूँ मरे हुए को, लेकिन ये तो कोई एक्यूज़ मुझे करेगा नहीं, क्योंकि इट वाज़ टू डेड। अब ये कोई सेंटेंस हुआ टू डेड, लेकिन वो कह रहा है कुछ ज़्यादा ही मरा हुआ है। मतलब कि हमारी रिस्पेक्ट, ऑनर, यू नो वर्च्यूज़, मोरालिटीज़, ये सब तब तक ही है जब तक हम ज़िंदा हैं। जस्ट सो मच पाउंडेज ऑफ लार्ड एंड पोर्क। ये मर गया, अब इसको, ये 2 तरह के मांस होते हैं जो मतलब निकाले जाते हैं सूअर के शरीर से। कहता है ये बस लार्ड और पोर्क है और कुछ नहीं है अब। इट्स लास्ट डिग्निटी हैड एंटायरली गॉन। जब तक ये ज़िंदा था तब तक ये अपने आप को सेव करता, लेकिन इसकी लास्ट डिग्निटी अब बिल्कुल चली गई है ना? जब ये ज़िंदा था तब तो ये मतलब लोग इसका मज़ाक नहीं उड़ाते थे, पर अब तो इतना ज़्यादा मर गया है ये कि इसको पिटी भी नहीं कर सकते। To remember its life दिन, अब राइटर ने कंट्रास्ट किया है कविता में, that what happens, you know, what difference comes to somebody when somebody dies or some animal dies, even an animal also। जैसे वो बता रहा है कि जब ये जिंदा था तो कितना शोर मचाता था आसपास, stronghold of earthly pleasure as it had been, बड़ा अपने earthly pleasure को महसूस करता था, घूमता था, चिल्लाता था, seemed a false effort। लेकिन राइटर ने यहाँ पर थोड़ा-सा एक्जिस्टेंशियलिज़्म का इस्तेमाल किया है। एक फिलॉसफी होती है एक्जिस्टेंशियलिज़्म, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, प्लेज़र है, वो फालतू के एफर्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें मरना ही है। मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। कहता है कि अब ऐसा लग रहा है कि वो इसका इस तरह से धरती के सभी आनंदों को उठाना एक फॉल्स एफर्ट था और ऑफ द पॉइंट था। मतलब टू द पॉइंट का ऑपोजिट है ऑफ द पॉइंट। लगता है कि जब उसको मरना ही था तो फिर उसके उन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा निकला? तो ये क्वेश्चन है, एक फिलॉसॉफिकल क्वेश्चन है। टू डेडली ए फैक्चुअल। कहता है डेथ तो बहुत बड़ा फैक्ट है। अगर ये हमें पता हो तो फिर हम इस तरह से जीवन को ना जिएँ, अलग तरीके से जिएँ। इट्स वेट ऑप्रेस्ड मी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, अब देखिए ना, एक आदमी जब तक ज़िंदा होता है तो कम से कम वो खुद का बोझ खुद उठाता है, मतलब चलता है, चाहे कितना ही मोटा हो। लेकिन मर गया तो उसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, 4 लोगों से भी नहीं उठते कई बार तो। इसका मतलब है कि वो एक ऑप्रेस्ड लग रहा है उसको वो वेट। हाउ कुड इट बी मूव्ड? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मेरे मन में भी आता है। जैसे हम एक स्कूल में पढ़ा करते थे तो उसके बगल में एक घर था। वहाँ पे एक बहुत मोटी औरत बैठी रहती थी। हमेशा एक कुर्सी पर बैठी रहती थी। वो उसको सुबह-सुबह बाहर बिठा देते थे, ताकि वो गली में आते-जाते लोगों को देखती रहे और फिर उसको बाद में अंदर ले जाते होंगे। हमारी छुट्टी के बाद मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर ये मर गई तो इसको उठाएँगे कैसे? तो एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन राइटर यहाँ पे पूछ रहा है, जो कि एक टिपिकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द typical existential questions related to human life as well as human death and the trouble of cutting it up। फिर इसको काटेंगे कैसे? The gash in its throat was shocking but not pathetic। इसके गले के अंदर ये जो कुछ ठुसा हुआ है वो देख करके बहुत ही अजीब लग रहा है राइटर को। फिर उसके बाद बता रहा है कि एक बार बचपन में कैसे इसने एक छोटा सा पिगलेट यानी बच्चा पकड़ा पकड़ा था, जो बहुत भाग रहा था, इतना फास्ट था जैसे कि कोई तेज या फास्ट कैट होती है, और वो चिल्ला रहा था। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ को राइटर ने कंपेयर किया है एक मेटल के आवाज़ से। कहता है कि पिग्स के ब्लड बड़ा हॉट होता है, क्योंकि वो अवन की तरह लगते हैं, बहुत बहुत गर्म होते हैं। देयर बाइट इज़ वर्स देन अ हॉर्स। और अगर वो काट लें तो ऐसा लगता है जैसे किसी घोड़े ने काट लिया है। एंड द चॉप हाफ मून क्लीन आउट का मतलब है आपके बॉडी पर से इतना सारा मांस गोल-गोल काट लेंगे अपने, क्योंकि उनका मुँह का आकार गोल होता है ना, और मान लीजिए वो काट लें तो ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा चाँद काट के ले गए। They eat cinders, dead cats, distinctions and admirations such as this one was long finished with। लेकिन जो कुछ भी distinctions, admirations इंसान के होते हैं, वो ज़िंदा रहने तक ही सीमित रहते हैं। मरने के बाद सब खत्म हो जाता है।
आई स्टेयर्ड एट इट अ लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी लंबे समय तक उसको देखता रहा और फिर अ, उसको वो लोग ले गए स्कैल्ड करने के लिए, यानी उसकी चमड़ी निकालने के लिए, और उसको ऐसे झाड़ा जाएगा जैसे डोर स्टेप को झाड़ते हैं। तो ये भी एक अलग तरह की पोएम थी। इसको आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार करना है। इसको 2 बार पढ़ेंगे, आपको ये लाइन, ये पोएम क्लियर हो जाएगी। उसके बाद एक पोएम है आपके सिलेबस में, अ, हॉक रोस्टिंग। हॉक एक बाज होता है। अब अंदाज़ा लगाइए, बाज है, नेचर का जीव है, और रूस्टिंग का मतलब क्या होता है? टू थिंक। ओके, एक बाज है जो पेड़ पर बैठा है ऊपर, और उसके मन में झाँक करके राइटर ने अथॉरिटी क्या होती है, वायलेंस क्या होती है, पावर क्या होती है, और जिसके पास होती है वो कैसे सोचता होगा, ये सब दिखाने की कोशिश की है। कहता है, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, मैं जंगल में बिल्कुल ऊपर बैठा हूँ, माई आईज क्लोज्ड, इन एक्शन, नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम, बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट। मतलब कैसे उसने पेड़ को पकड़ रखा है, उसकी चोंच कैसे हुक की जैसी है, और स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स इन इट। और मैं आंख बंद करके क्या सोच रहा हूँ, कि रिहर्सल कर रहा हूँ कि कैसे मैं जीवों को मारूंगा, खाऊंगा। इसका मतलब है ये वायलेंस के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसकी वायलेंस तो इसका एग्जिस्टेंस है। अगर हम, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और सीखें, देव और दानव का जब संग्राम होता है, समुद्र मंथन होता है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम प्रकृति से एफर्ट करके, पुरुषार्थ करके ही चीजें ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइफ जो है वो वायलेंस पर टिकी हुई है। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज। ये पॉइंट पूरी हॉक के, यानी बाज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है, मैं बड़ा ऊंचे पेड़ पर कन्वीनियंट डिस्टेंस पर बैठा हूं, और हवा की जो उछाल है, जो बॉयंसी है, और जो सूरज की किरणें हैं, वो मेरे लिए बड़ा एडवांटेज दे रही है, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है। एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माय इंस्पेक्शन। और मैं देख रहा हूँ कि धरती का जो फेस है, मतलब मुझे दिख रहा है ऊपर से, अच्छी तरह से इंस्पेक्ट कर पा रहा हूँ धरती को। मेरे जो पैर हैं लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, तने के ऊपर, मतलब मैंने अपने आप को लॉक कर रखा है। लॉक करने का मतलब है उसके पंजे मजबूत हैं, कहना चाह रहा है। इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन। अब ये लाइंस कितनी फेमस है, कि ऐसे ही नहीं मेरे पंजे बन गए, पूरी कायनात ने मिल करके प्रोड्यूस किए मेरे पैर। माई ईच फेदर, एक एक पंख मेरा, नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब ये जो लाइन है, इसका मतलब है कि समाज का पूरा योगदान मिलने पर एक आदमी पुलिस का बहुत बड़ा ऑफिसर बना। सोचो, उसको स्कूल में पढ़ाया गया टीचर्स के द्वारा, माँ बाप ने उसे पाला, सब्जी भी अगर उसने खाई है तो किसी किसान ने उगाई है, किसी रिक्शे वाले ने उस तक पहुंचाई है। मतलब देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द होल सोसाइटी, होल नेचर, बट देन अल्टीमेटली व्हेन ही बिकम्स एन ऑफिसर, और से आप नोटिस करें कि वो किस तरह से लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। या नेता ले लीजिए, है ना? इससे पता चलता है कि पावर आने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं। फिर वो कह रहा है कि और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, मैं चारों तरफ घूमता रहता हूँ, उड़ता हूँ। आई किल वेयर आई प्लीज, मर्जी आए जहां मारता हूँ, बिकॉज इट इज ऑल माइन। देयर इज नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी। मैं ज्यादा सोफिस्टिकेशन यूज नहीं करता। माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मेरे लिए तो अब ये थोड़ा सा इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑक्सीमोरॉनिक पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है, कि मेरे मैनर्स में ये शामिल है कि मैं कैसे फाड़ दूं सिरों को। यही मेरा मैनर्स है। मतलब एक बाज की माँ बाज को क्या सिखाती होगी कि कैसे अच्छी तरह से सिर को फोड़ कर खाना है। अलॉटमेंट ऑफ डेथ, मैं डेथ बांटता हूँ। फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रू द बोन्स ऑफ द लिविंग। कितनी फेमस लाइन है देखो, कि मेरी उड़ान डायरेक्ट जिंदा लोगों की हड्डियों से है, जिंदा जीवों की हड्डियों से है। मतलब दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नो आर्ग्यूमेंट्स असर्ट माई राइट, दिस इज माई राइट। आप देख रहे हो कि एक कुत्ता एक चूहे के पीछे भाग रहा है, या बिल्ली भाग रही है, और तुम सोच रहे हो कि हम उसको बचा लेते हैं, तो तुम तो उस बिल्ली को भूखा मार दोगे उस चूहे को बचाने के चक्कर में। इसका मतलब है कि वायलेंस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। द सन इज बिहाइंड मी। सन, जिसको हम पूरी धरती का मेन चीज मानते हैं, मतलब पूरी नेचर में, वो कह रहा है वो तो मेरे पीछे है। नथिंग हैज चेंज सिंस आई बिगैन। और उसको ऐसे लग रहा है कि उसी से स्टार्ट होती है सृष्टि, और उसी से खत्म होती है। कहता कुछ नहीं बदला, माई आईज हैज परमिटेड नो चेंज। क्योंकि वो ऐसे कह रहा है कि मेरी आंखों ने आज तक कोई चेंज परमिट ही नहीं किया। उसको लग रहा है मैं ही परमिशन देता हूँ हर चीज की। तो ये ईगो आ गई यहाँ पे, कि जिसके पास पावर आती है उसके पास पूरी ईगो आ जाती है। उसको लगता है जो वो कर रहा है वही सही है। आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। और कहता है क्योंकि मेरा इसमें बेनिफिट है, तो मैं इस चीजों को बदलने वाला नहीं हूं। तो इसका भी मैंने डिटेल दिया है, आप इसको पढ़िएगा। फिर उसके बाद में
एक और पोएम है हमारे सिलेबस में, थिसल्स नाम की। इसको भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, तो ये चारों पोएम्स आपको, फिर ये सारे आंसर्स आप पढ़िएगा। थिसल्स जो पोएम है, एक खास किस्म का काँटा होता है। ध्यान से देखिए। अब कहता है कि अगेंस्ट द रबर टंग्स ऑफ काउज़ एंड होइंग हैंड्स ऑफ मेन। कोई काँटा कहीं उगा आया है, एक झाड़ी थिसल की। कहता है गाय उसको खा जाती है, रबर टंग्स मतलब रबड़ जैसी उसकी जीभ, और आदमी आकर उसे उखाड़ देता है। लेकिन जब वो उखाड़ता है समर में तो सर्दियों में, तो गर्मियों में अचानक से वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर कलर के छोटे-छोटे काँटे फिर से उगाते हैं। अब ये क्या दिखाया, रिकरेंस ऑफ वायलेंस। आप एक आतंकवादी को मार दो, तो उसकी कम्युनिटी के बाकी के लोग कहीं न कहीं किसी एक को और आतंकवादी बना देंगे। एवरीवन अ रिवेंजफुल बर्स्ट। एक एक कांटा रिवेंज के चक्कर में फिर से उगाएगा। अब रिजरेक्शन, अब रिजरेक्शन जो वर्ड है वो क्राइस्ट के दोबारा पैदा होने के लिए यूज किया जाता है। तो राइटर कह रहा है कि इट्स सो रिलीजियस। रिलीजियस यहाँ पे मतलब है रिचुअलिस्टिक, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप वायलेंस को खत्म नहीं कर सकते, इट इज नेचुरल। ग्रास्प फिस्टफुल ऑफ स्प्लिंटर्ड वेपन्स। कहता है जहां से तुमने कांटे को काटा वहां पे एक मुट्ठी भर स्प्लिंटर्ड वेपन्स की तरह ये उगाते हैं। आइसलैंडिक फ्रॉस्ट थ्रस्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टेन ऑफ अ डिकेइंग डिकेड वाइकिंग। यहाँ पे वाइकिंग का रेफरेंस आया है कि इंग्लैंड में 9वीं शताब्दी में वाइकिंग अटैक्स हुए थे, और कहते हैं कि वाइकिंग कहाँ से आते थे उसका अभी तक पता नहीं चला है, और उन्होंने इंग्लैंड को काफी नुकसान पहुंचाया। तो कह रहा है कि उनको खत्म कर देते थे, वो फिर से कहीं ना कहीं से चले आते थे। आइसलैंडिंग फ्रॉस्ट थर्स्ट अप, राइटर कह रहे हैं जैसे आइसलैंड के ऊपर फ्रॉस्ट आ जाती है कहीं से, ऐसे ये कांटे पता नहीं कहाँ से उगाते हैं। यानी वायलेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। दे आर लाइक पेल हेयर। शुरू शुरू में वो कांटे बिल्कुल पतले पतले बाल होते हैं, पीले पीले। गटरल्स ऑफ डायलेक्ट्स। अब यहाँ पर भी एक और बड़ी बड़ी गहरी बात कह दी राइटर ने। आपको पता है, आप एक भाषा को खत्म नहीं कर सकते। डायलेक्ट मतलब होता है बोली। तो फिलोसॉफिकली राइटर ने कहा है कि जैसे अंग्रेज आए और हमारे यहाँ पर हमारी भाषाओं का सत्यानाश मार गए, लेकिन आपको पता है नए किस्म की बोली स्टार्ट हो गई। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। गटरल्स का मतलब होता है अ, अंदर की आंतड़ियां। कहता है ऐसे उगाते हैं ये कांटे काटने के बाद भी दोबारा से, जैसे डायलेक्ट्स उगाती हैं, यानी अपने आप भाषाएं पैदा हो जाती है। जहां इंसान जिंदा है, आप उसको अकेले को, एक आदमी को कहीं छोड़ दो ऐसे लोगों के बीच में जहां पर वो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो 4 दिन बाद अपने आप कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीख के एंड ही विल स्टार्ट स्पीकिंग। इसका मतलब इट्स वेरी नेचुरल, वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आर देयर, इन नेचर। एवरीवन मैनेजेस द प्लूम ऑफ ब्लड, और न जाने कहाँ से एक-एक काँटा कहाँ से ब्लड को मैनेज करेगा। ब्लड का मतलब यहाँ पे आएगा पानी वगैरह, जिससे वो पनप जाता है। देन दे ग्रो ग्रे, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। लाइक मैन, इंसानों से तुलना कर दी। माउंट डाउन, उनको फिर से काट दिया जाता है। इट इज अ फ्यूड, ये एक झगड़ा ही है। उनको काटो तो देयर सन्स अपीयर। तो राइटर ने पूरा कांटों को इंसान मान करके उनके आने वाले जो नए कांटे उनको बच्चों से तुलना कर दी। स्टिफ स्टिफ विद वेपन्स, और वो सख्त होकर के, कांटा जब तक कच्चा है उसे काट लो, लेकिन जैसे ही वो पकेगा वो इतना स्टिफ हो जाएगा जैसे एक वेपन बन जाएगा कि आपकी चमड़ी चीर देगा। फाइटिंग बैक ओवर द सेम ग्राउंड, और वो उसी ग्राउंड पर फिर से लड़ने को तैयार है। तो अब आप इसमें अंदाजा लगाइए कि कितना अलग किस्म का एक राइटर ने हमें नजरिया दिया है कि वायलेंस जो है वो खत्म करने से नहीं होती है। शायद ये वो मैसेज दे रहा है कि या तो ये नेचुरल है, या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जरूरत ही क्या है, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दो। और या वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तक हम सोसाइटी को प्यार से या और अफेक्शन से, मोरालिटी से, वर्च्यूज से ढंग से जीना नहीं सिखाएंगे लोगों को, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। या वो ये कंट्रास्ट कर रहा है कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है, क्योंकि जानवर ही ऐसे सोचते हैं। हम इंसान है तो हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टेड ह्यूज। आप इन सभी को पढ़िएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी।